हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हरीश भारद्वाज, प्यार से बच्चे मुझे एचबी सर कहते हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। आप अपनी तरफ से भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको लग रहा है कि मुझे डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक कर लिया और ठीक है, एक हमने समझौता कर लिया, हमें लगा कि चलो ठीक है भाई हो गया, या क्वेश्चन सॉल्व जब करते हैं टीचर ने सॉल्व करा दिया, आपने सॉल्यूशन से ये फील कर लिया कि हाँ क्लियर हो गया, लेकिन वो बात नहीं आई। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं यह अच्छे से आप समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अगर आपके अंतरात्मा से आवाज आती है कि हाँ ये मुझे डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया है, तभी वो टॉपिक आप समझिए कि हाँ वो आपका है। अदरवाइज वो आपको एग्जाम में धोखा देने जा रहा है। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लियर नहीं हुआ, आप यहां कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक में भी पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, यकीन मानो वो आपको सबसे आसान लगने लगेगा। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूं कि जो आपको सबसे मुश्किल टॉपिक लग रहा हो वो आपको सबसे आसान टॉपिक लगने लगेगा, उसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने की कंडीशन में आ चुके होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं रूट लेवल पर जाता हूं। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। उस वजह को ढूंढकर अगर बिल्कुल बेसिक के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होता, कोई भी टॉपिक नहीं होता, चाहे ऑर्गेनिक का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, या फिजिकल केमिस्ट्री का हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जो आप उस लेवल पर समझ ना पाए। केवल फर्क इतना ही है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग किया है। तो आपकी मैं पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये हमने जस्ट एक शुरुआत की है, तो आपको भी सपोर्ट करना है। हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको भी हमारी ये सपोर्ट करनी है। अपने फ्रेंड्स तक ये शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट। और देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सब कुछ पता रहेगा, बिल्कुल रूट लेवल से हर चीज की अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको वैसे ही पढ़ना है, अभी दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आपको आपको ये लगेगा ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको हर चीज को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से वैसे ही करते रहो। आपको मैं कोई फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, आपको मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में हर टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूं। तो इसको जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहो। तो मोल कॉन्सेप्ट हमने पहला टॉपिक पकड़ा है, क्योंकि ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की जान होती है। और अभी आप जेई एडवांस 2025 में देखो तो मोल कॉन्सेप्ट का कम से कम 3 क्वेश्चन में तो बहुत ही खूबसूरती के साथ में यूज किया है जेई एडवांस ने। वो हर बार करता है। अभी 16 क्वेश्चन जेई एडवांस में थे, तब भी देखो कितने बढ़िया तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया। एक पेपर में 16 क्वेश्चन थे, जब 18 क्वेश्चन होते हैं तब भी बहुत अच्छे से यूज करता है। यानी मोल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की संख्या कम होती है, फिर भी मोल कॉन्सेप्ट का जो वेटेज है वो कम नहीं होता है। तो इसलिए इसको बहुत बेसिक से समझने की जरूरत होती है, और तभी आप उसके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, ये सबसे बेसिक टॉपिक होता है। जो हमारा एटम है, आप एटम को ग्राम, मिलीग्राम या किलोग्राम इसमें तो मेजर कर नहीं सकते। एटम तो बहुत छोटा होता है। मन में आ रहा होगा कितना छोटा होता है सर? इतना छोटा होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इमेजिन करवाऊं, लेकिन जब मैं इमेजिन करवा रहा हूंगा कि एटम कितना छोटा होता है, तो आपको कुछ फील तो आएगा कि हाँ अच्छा, हम जितना सोच रहे थे ये तो उससे भी ज्यादा छोटा निकला। ठीक है, तो मैं आपको इमेजिन जरूर कराऊंगा।
और बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको पता लगने वाली हैं, इसलिए लेक्चर को मिस नहीं करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटे छोटे एक सिंबॉलिक फॉर्म में एटम मान लिए आपको समझाने के लिए। जैसे एक एटम मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन है, ये एटम बोल दिया कि लेट ये कार्बन है, ये एटम बोल दिया ये नाइट्रोजन है, और ये एटम बोल दिया ये ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होता है, जिसको हम मास नंबर बोलते हैं। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, जिसको हम मास नंबर बोलते हैं, 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये मास नंबर है और कुछ नहीं है, दिस इज ओनली मास नंबर। मुझे लगता है इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको होगी कि हाइड्रोजन का मास नंबर 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब बात ये आती है कि इसका वजन कितना होता होगा। ये कभी सोचा है आपने? जैसे मेरा वजन कितना है, तो मैं अपना वजन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कैसे अपना वजन मेजर करूंगा। तो यहां पर मैंने रख दिया जो भी 1 kg, 2 kg, 10 kg, 60 kg, 70 kg, 75 kg। फिर एक वजन ऐसा होगा कि वो बैलेंस हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा मेरा वजन इतना हो गया है। मार्केट से आप कुछ भी लेकर आते हो, जैसे ये सामने एक डस्टर रखा हुआ है, इसका वजन कितना है, तो आप बोल सकते हो 100 ग्राम है। लेकिन एक एटम का वजन कितना है, ये कैसे मेजर करोगे? तो इसको तो मेजर ग्राम, मिलीग्राम, ऑब्वियस सी बात है, इसमें नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई तो यूनिट होगी। तो देखो, जैसे हमने यहां कुछ मान लिया, यहां पर हमने कुछ मान लिया कि भाई 1 ग्राम होता है। ठीक है, हम मानते हैं ना, फिजिक्स में यूनिट पढ़ते हैं। तो हमने जैसे यहां कुछ मान लिया कि भाई एक इतनी सी अमाउंट है, लेट ये 1 ग्राम है, ऐसे ही मान लिया। कुछ तो माना होगा कि इसको 1 ग्राम बोल दिया। कुछ और भी मान सकते थे, जिसको 1 ग्राम न बोलकर आप कुछ और बोल सकते थे। मान लो ये है, यहां पर एक एच भी बोल सकते थे मेरे नाम पर, ये 1 एच भी, कुछ भी हमने मान लिया। लेट ये वाली जो एक डस्टर है, इसके बराबर मैं मान लेता कि लेट ये 1 एच भी है। तो 2 एच बी, 3 एच बी, 4 एच बी, 5 एच बी, कोई 100 एच बी के बराबर है, तो आप कहोगे कि इसका वजन 100 एच बी है। लेकिन ये तो आपने मान लिया ना, इसको कौन मानेगा? बाकी किसी से बोलोगे एच बी, कोई समझ ही नहीं पाएगा। मान लो हमने डिसाइड कर लिया, तो हमारा जितना बड़ा ग्रुप होगा वहां के लोग समझ पाएंगे। लेकिन ग्राम, केजी, ये सब समझते हैं। ठीक है, ये सब इंटरनेशनल लेवल की यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। तो इसलिए हम यहां तक क्लियर है कि ग्राम हमें पता है कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी का मेजरमेंट कर लेते हैं। अब मुझे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका वजन करना हो, ऑब्वियस सी बात है ग्राम में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, और आपको फील करा दूंगा कितना छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम यहां पर एक यूनिट बना लेते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की, तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जब कोई भी डेफिनेशन बनानी होती है, तो हम IUPAC का सहारा लेते हैं। व्हाट इज IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम IUPAC में गए और ये डिसाइड किया कि भाई हमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका भी वजन करना है, तो इनकी भी यूनिट बना के दो। तो यहां हमें एक यूनिट मिली 1 AMU। तो वहां पर कुछ लोगों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता होगा उसको 1 AMU बोल देते हैं। किसी ने बोला नहीं भाई, एक कार्बन एटम का मास जितना होता होगा उसमें 12 का डिवाइड कर दो, क्योंकि जिससे वो बन जाए, उसका 1/12 को हम 1 AMU बोलेंगे। कोई कहेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जितना होता होगा उसका एग्जैक्टली 1/14 पार्ट को हम 1 AMU बोलेंगे। कोई कहेगा नहीं, ऑक्सीजन के 1/16 को हम 1 AMU बोलेंगे। अब देखो, तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की बात की, मैं भी वहीं मौजूद था, मैंने भी अपनी बात रखी थी कि नहीं, कार्बन का जितना भी मास होता होगा उसकी एग्जैक्टली 1/12 वैल्यू को ही हम 1 AMU बोलेंगे। सब लोग देख रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। मैंने बताया भाई मैं इंडिया से हूं और इस तरह से मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो उसने कहा था भाई तुमने कार्बन ही क्यों चूज किया?
मैंने कहा था कार्बन ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कार्बन वर्सेटाइल है। एक आपने 10th लेवल पर पढ़ा होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन में आप देखते हो कि केटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन हर जगह मिलता है। तो इस बात से लोग बहुत खुश हुए, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। मुझे लगा कि मेरी यूनिट एक्सेप्ट कर ली जाएगी, यानी एक एएमयू का मतलब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। और इतनी तेज गड़गड़ाहट हुई कि मेरी आंख खुल गई। लेकिन फिर मैंने किताब में पढ़ा तो ये बात सही थी, जो मैं सोच रहा था वही सही थी। मैं सपना जरूर देख रहा था कि मैं आईयूपैक में बैठा हूं, मैं भी अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही थी कि कार्बन के 1/12 पार्ट को ही हमने एक एएमयू लिया है। और वजह भी यही थी कि कार्बन वर्सेटाइल होता है, तो क्यों ना हमें कोई एक तो लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना कार्बन को ही लिया जाए। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल ये बोलना है कि एक एटम को मेजर करने के लिए हमें कुछ यूनिट की नीड होती है। तो हमने बोल दिया 1 AMU इज द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कुछ नहीं सोचना, एक कार्बन एटम का जो भी मास होता होगा हम उसके एग्जैक्टली 1/12 को 1 AMU बोलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 1/12 को हम 1 AMU बोलेंगे। अब देखो, जैसे 1 मिलीग्राम होता है तो हमें पता है कि ये 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोग्राम होता है तो भी हमें पता है 10⁻6 ग्राम के बराबर होता है। नैनोग्राम, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये आपको पता होगा। मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12 सबसे ज्यादा यूज होने वाली। आप सीक्वेंस में याद रखना हमेशा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, 3 का टेबल है। तो ऐसे ही कोई तो वक्त आया होगा जब हमने इसको मेजर कर लिया होगा, जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई थी, तब हमने एक एएमयू की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीख लिया था। तो हमें पता चला 1 AMU इज द 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना छोटा होता है एक AMU। मैं आपको फील कराऊंगा ये एक AMU कितना छोटा होता होगा, पहले आप लिखते चले जाएं। 1 AMU इज द 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, एक AMU इतना है। बाद में देखो, ऐसा हमने किया कि अब अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, जैसे मुझे H2O का मास निकालना हो, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16 AMU। तो ये टोटल हो गया 18 AMU। बाद में जब हम इसको मॉलिक्यूल के लिए भी यूज करने लगे तो हमने AMU की जगह यूनिफाइड मास यूज करना शुरू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए, नाउ AMU इज रेफर्ड एज यूनिफाइड मास, इज यूनिफाइड मास, और इसको हम बोलते हैं U। यानी AMU अब U से रिप्लेस हो चुका है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि अब U होता है, AMU की जगह U होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ, और आपको पता है 1U इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, इसी से सारी चीजें सॉल्व होने वाली हैं। इसको जरूर याद रखेंगे कि 1U में 1.66 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो आप कहोगे 1U। अगर मैं आपसे कहूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम, आप कहोगे 12U। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, आप कहोगे 16U। नाइट्रोजन एटम 14U। एक एटम का बोल रहा हूं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। आप यू करते चले जाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे ग्राम में पूछूंगा तो आप 1.66 10⁻⁻24 कर देंगे, 12 इंटू 1.66 10⁻⁻24 करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अब यहां पर एक
बिल्कुल मैजिक नंबर आपको मिलने जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैजिक नंबर आपको मिलने जा रहा है। पहले मैं आपको ग्राम एटम के बारे में बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, तो ग्राम एटम का मतलब है अमाउंट, जो भी एटम है उसके एटॉमिक मास जो है, जैसे हमने एक एटम का मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होता है, वो ग्राम में ले लो, उसी को ही हम ग्राम एटम बोलेंगे। ग्राम एटम का मतलब ग्राम में एटॉमिक मास के बराबर अमाउंट, हर चीज के बारे में समझना है, ठीक है। ग्राम में एटॉमिक मास के बराबर अमाउंट, तो हम 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन बोलेंगे तो ये लिखना है 1 ग्राम, बस यू की जगह आपको ग्राम कर देना है, वो ग्राम एटम बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 1 ग्राम एटम कार्बन, आप कहोगे 12 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन, आप कहोगे 14 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो आप कहोगे 16 ग्राम। ये पहले 1 ग्राम एटम को ही हमें समझना है, ये 1 ग्राम एटम है। अब मैं यहां पर कुछ और बात बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, दूसरा 1 ग्राम एटम कार्बन, तीसरा 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन, फोर्थ 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे नंबर ऑफ एटम्स बता दो। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, अभी मैं आपको इसी पर बेस्ड जेई एडवांस का भी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बेसिक बात पर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में कुछ बॉल्स हैं, देयर आर सम बॉल्स, ये कुछ बॉल्स हैं आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक है। एक बॉल का मास होता है, मास ऑफ 1 बॉल, वो है 0.2 ग्राम। एक बॉल का मास 0.2 ग्राम है। अगर मैं आपसे कहूं हाउ मेनी बॉल्स इन 2 ग्राम, मैंने इसमें से कुछ बॉल निकाली और वो 2 ग्राम थी, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो सर 10 बॉल्स थी। क्यों? क्योंकि 0.2 ग्राम में एक बॉल है, 0.4 ग्राम में 2 बॉल है, 0.6 ग्राम में 3 बॉल्स हैं। तो इस तरह से आप समझ जाओगे 2 ग्राम में 10 बॉल्स हैं। आपने एकदम से बता दिया होगा क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा, भाई ये कॉमन सी बात लग रही है तो इसको आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं हुई, सीधा दिमाग ने कैलकुलेट कर लिया। जबकि इस चीज को दिमाग ने जब कैलकुलेट किया होगा तो नंबर ऑफ बॉल्स कुछ ऐसे कैलकुलेट की होगी, जो आपका मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 बॉल किया होगा। क्या किया होगा? मास ऑफ 1 बॉल किया होगा। तो मैंने बोला हाउ मेनी बॉल्स इन 2 ग्राम। अब मैं कह रहा हूं हाउ मेनी बॉल्स इन 500 ग्राम या हाफ के जी। मैं कह रहा हूं हाफ के जी में कितनी बॉल होंगी। तो आप कहोगे जो मास है वो है मेरा हाफ के जी, और मास ऑफ 1 बॉल कितना है? 0.2 ग्राम। ये केजी है, ये ग्राम है, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए ना। तो हम कहेंगे 0.5 इंटू 1000 अपॉन 0.2, यानी कि 500 बाई 2, आप कहोगे 250 बॉल होंगी। कितनी बॉल होंगी? 250 बॉल होंगी। ये एग्जाम्पल मैं केवल इसलिए ले रहा हूं कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे यहां सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही यहां सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम कार्बन, 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन, तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, चलो देखते हैं। तो आप मुझे बताओ 1 ग्राम, पहला है 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का मतलब हो गया 1 ग्राम, ठीक है भाई। 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास हाइड्रोजन, एक एटम का मास हाइड्रोजन का है 1U, उसको ग्राम में ले लो, वो ही ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, उसी को हम ग्राम एटम बोलते हैं।
तो इसका 1 ग्राम एटम का मास कितना है? 1 ग्राम एटम का मतलब 1 ग्राम। अच्छा 1 ग्राम एटम कार्बन क्या होगा? तो एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12U। यू हटाओ ग्राम में ले लो, यू हटाओ ग्राम में ले लो, वो 1 ग्राम एटम बन जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन कितना होता है? 16U। एक एटम का मास होता है, तो 1 ग्राम एटम कितना होगा? यू हटा दो ग्राम में बना दो, 16 ग्राम। ये मीनिंग हो गया ग्राम एटम का, शॉर्ट में लिखने के लिए। तो चलो देखते हैं ग्राम एटम हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 ग्राम, भाई टोटल 1 ग्राम है, डिवाइडेड बाय एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1U। तो 1 ग्राम, ये भी ग्राम में होना चाहिए, -24 ग्राम। अब एक सा हुआ ना, ये वैल्यू आएगी 6.022 10⁻23। आप ये ध्यान रख लेना कि जहां भी 1.66 10⁻24 1 अपॉन होगा, उसकी कैलकुलेशन आया करेगी 6.022 10⁻23। ये कैलकुलेशन आया करेगी। कोई बात नहीं, अभी इस पे काम करेंगे, ये क्या है नंबर, कहां से क्या आया। पहले इसको दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम कार्बन, 1 ग्राम एटम कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आया? 12 ग्राम अपॉन 1 कार्बन एटम का मतलब 12U। तो ये आएगा आपका 12 ग्राम, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि एक जैसी यूनिट हो जाए, ये सब कट जाएगा, आएगा 6.022 10⁻23। मुझे लगता है कि जब आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो आप सबकी समझ में आ गई है ये बात कि अगर हम 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एटम निकालेंगे तब भी इतना ही नंबर आएगा। 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन में उतना ही एटम आया जितना 1 ग्राम एटम कार्बन में आया, उतना ही एटम 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन में आया, उतना ही एटम्स 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, और ये रिजल्ट किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको फील कराऊंगा अभी। तो इसका मतलब है कि हमें एक बात पता चल रही है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एटम in its gram atom is same is, और सेम कितना है? 6.022 10⁻23। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आपके सामने आ गया है, और वो रिजल्ट क्या है? बहुत आसान सा रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि कोई भी एटम, कोई भी जो आपका मन करे उसका ग्राम एटम ले लो बस। लेकिन अब ग्राम एटम क्या होता है ये आना तो चाहिए। मैंने तो बोल दिया ग्राम एटम ले लो, तो आप लिख लो इस बात को कि ग्राम एटम का मतलब होता है जिस एटम की बात कर रहे हैं उसके एक एटम का जो मास होता है ना, उसको यू की जगह ग्राम में कर दो, वही 1 ग्राम एटम है। जैसे 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन 16 ग्राम, 1 ग्राम एटम कार्बन 12 ग्राम, 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन 1 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन 16 ग्राम। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है। लेकिन ये जो ग्राम एटम है, अब ये इतना फेमस हो गया, ये ग्राम एटम इतना फेमस हो गया कि किसी का भी ग्राम एटम ले लो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स फिक्स हो रहे हैं। किसी का भी ले लो जो आपकी मन करे। तो यहां पर हमने इस ग्राम एटम को ही क्या बोलना शुरू किया? मोल बोलना शुरू किया। या आप ये कह लो कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है इसी को हमने 1 मोल कहना शुरू किया, और इसको 7th SI यूनिट के तहत इसको एक्सेप्ट किया गया। आप सोच रहे होंगे कि मोल में ऐसा क्या है जो इसको 7th SI यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया गया? ये भी एक अमाउंट है, ये भी तो एक अमाउंट है, ये नंबर है। मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको फील कराऊंगा, अभी आपको समझाऊंगा कि इस मोल में कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। ये 1 मोल में कितनी बड़ी पावर है। छोटा सा शब्द है 1 मोल, और ये क्या क्या नहीं कर सकता। और जेई एडवांस में तो आपको पता ही है कि मोल हर जगह यूज कराते हैं। मैंने अभी 2025 जेई एडवांस का पेपर सॉल्व किया है। आप अभी खैर जो अभी लर्नर हो
शुरुआत कर रहे हैं तो वो तो अभी खैर उनके लिए इतने काम का नहीं है वो, लेकिन जो जिन्होंने कर लिया होगा वो उसको देख सकते हैं कि मोल को कितनी जगह और किस तरह से 2025 में भी यूज किया गया है। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है। अब मैं बात करता हूं कि क्या मोल की डेफिनीशन कर दी जाए, फिर व्हाट इज वन मोल। तो देखो, वन मोल पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा जिससे आपको समझ आए कि आखिर ये मोल को इतना ज्यादा केमिस्ट्री में वेटेज क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले तो बेसिक बात समझते हैं कि व्हाट इज अ मोल। तो मोल क्या है? वन मोल इज 6.022 10 पावर 23, लाइक वन डजन इज 12। सिमिलरली वन मोल इज दिस नंबर। जैसे एक डजन का मतलब 12 होता है, ऐसे एक मोल का मतलब ये होता है। देखो, मेरी इस सीरीज में क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। जैसे अभी मैं इसका पहला लेक्चर ले रहा हूं, इसके दूसरे लेक्चर में इस पर बेस जो आप पढ़ोगे उस पर बेस भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऐसे ही जब मेरा कोई नया और टॉपिक होगा उसके अगले पर उस पर बेस भी क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की भी सफिशिएंट प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि वन मोल क्या है। तो आप एक तो सीधा डेफिनेशन दे सकते हो कि वन मोल इज द 6.022 10 पावर 23। गलत तो नहीं है, ये ही नंबर को हमने वन मोल बोला है, लेकिन एक डेफिनेशन हमें आईयूपैक से ही मिलती है, वो ही हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। तो जब भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और उसमें हमें कोई डेफिनेशन सेलेक्ट करनी हो, हमें प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये वन मोल क्या है? तो आप बोल सकते हो वन मोल का मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो वन मोल है, यही इतना एटम आएगा। कोई कहेगा नहीं, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम्स होते हैं वो ही वन मोल है, ये भी बात सही है। फिर से वही बात होगी, फिर से लोग आईयूपैक अप्रोच करेंगे, फिर से आईयूपैक बताएगा कि नहीं भाई डेफिनेशन कार्बन 12 से ही दो। तो हमने इसको प्रॉपर डिफाइन किया है फिर से कार्बन 12 में। कार्बन 12 है तो ऑब्वियस ही बात है 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन एक मोल बन गया। 12 ग्राम कार्बन एक मोल है। हाइड्रोजन से देते तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एक मोल है, यानी ग्राम एटम ही तो मोल है बेटा, ग्राम एटम ही मोल है। तो व्हाट इज वन मोल? आप बोलोगे वन मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये आपकी आईयूपैक डेफिनेशन है। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस which contain as many entities as there are atoms in 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। यानी वन मोल वो नंबर होता है जिसमें उतने नंबर होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम्स हैं, यानी 1 ग्राम एटम। मोल का सिंबल MOL होता है, ध्यान रखना, ई हटा देते हैं तो इसका जो सिंबल होता है वो MOL होता है। छोटी सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, ठीक है भाई, आप जो गलत कराए समझ लेना वो तो फिर आपका नुकसान होगा ना, नेगेटिव आ जाएगा। ये छोटी सी बात भी पूछी जा सकती है। मोल का सिंबल MOL ही नहीं होता है, MOL होता है। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और वो है कितना? दैट इज 6.022 10 पावर 23। दिस इज द वन मोल, दिस इज वन मोल। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम एक दो बात और देख लेते हैं। क्या मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई मेरे पास 6.022 10 पावर 23 एंटिटीज हैं, आप कहोगे सर एक मोल है। जैसे मैं कहूंगा मेरे पास 12 मार्कर है, 12 मार्कर, तो आप बोलोगे सर आपके पास 1 डजन मार्कर है। मैं कहूंगा मेरे पास 6.022 10 पावर 23 है, तो आप क्या कहोगे? सर 6.022 10 पावर 23 मार्कर है, तो आप क्या कहोगे? एक मोल मार्कर है। मेरे पास 12.044 इंटू 10 पावर 23 कोई अमाउंट है, तो कितना मोल है? आप कहोगे 2 मोल है। तो क्यों ना हम इसका एक फॉर्मूला टाइप बना लें, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला याद रखने की नीड नहीं है, मैं कभी फॉर्मूले पे काम नहीं करता हूं, हमेशा बेसिक से चीजों को कनेक्ट करो। लेकिन आप खुद इसको अगर बना लेते हो, ठीक है, आपकी दिमाग में कैलकुलेशन करने के लिए आप यूज कर सकते हो,
नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर होता है गिवन नंबर, उसमें आप 6.022 10⁻23 का डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो फॉर्मूले की कोई नीड ही नहीं होती है। क्या आपको मैं 24 बोलूं तो आप एकदम से ये नहीं बता दोगे 2 डजन है, कैसे बताया? क्योंकि 12 का मतलब 1 डजन, 24 का मतलब 2 डजन। सिमिलरली 6.022 10⁻23 का मतलब 1 मोल, तो 12.044 10⁻23 का मतलब 2 मोल। अच्छा, 1 का मतलब 1/Na, 1/6.022 10⁻23, इसको Na भी बोल सकते हो। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, आप इसका मोलर मास बोल सकते हो, मोलर मास बोल सकते हो, या ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो, और इसमें भी कोई फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है। मान लो वाटर है, वाटर, तो वाटर को कन्वर्ट कर लो किसमें, भाई वाटर है तो वाटर को कन्वर्ट करो 18 ग्राम। ठीक है, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूल, अब एटम की जगह ग्राम मॉलिक्यूल बोल दो, तो वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल ही है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में अमाउंट ले लो। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में अमाउंट ले लो, वो ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 18 ग्राम हो गया, और 18 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया। ठीक है, 1 मोल। तो 36 का मतलब 2 मोल। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 36 ग्राम वाटर है, तो आप कहोगे, आप, मैं मास बता रहा हूं, आप नंबर भी बता सकते हो, कितनी वंडरफुल यूनिट है। मैं मास बता रहा हूं, आप नंबर बता सकते हो। मैंने कहा 36 ग्राम वाटर, तो आप कहोगे सर आपके पास 2 मोल है, और 2 मोल एक नंबर होता है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने बताया मास, आपने बता दिया इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कहूंगा एटम्स बताओ, तो आप कहोगे कि सर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स होता है, तो मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ 2Na, 6Na एटम्स हैं, 6Na एटम्स हैं। है नहीं है कमाल की बात? तमाम तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको मजा आएगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास 17 ग्राम अमोनिया है, मैंने वजन बताया, आपने कहा सर आपके पास 1 मोल अमोनिया है। क्यों? 14 + 3 17 हो गया, 14 + 3 17 हो गया। आप कहोगे 1 मोल अमोनिया है, तो 1 मोल का मतलब आप कहोगे Na अमोनिया है, Na मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कहूंगा एटम्स बताओ, तो आप कहोगे सर एक में 3 और 1 4 Na एटम्स हैं। ठीक है, तो बस एक और यहां से पहले एक छोटा सा मैं चाहता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, तब आप ये ट्राई करना। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2000, पहले जेई एडवांस, और वो तो एक भाई 2007 के बाद जेई में चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, 2006 के बाद, 2006 तक स्क्रीनिंग हुआ करता था, तो वही जेई एडवांस के लिए होता था स्क्रीनिंग, मतलब आईआईटी जेई का है जेई स्क्रीनिंग, 2002 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 kg, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का वजन 1 kg होता है। बाकी फिर हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, इतनी छोटी छोटी क्लास मैं आपको डेली दिया करूंगा, बस आप डेली कनेक्ट रहें, आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि मैंने आपसे पूछा 1 kg में कितने मेरा मोल्स होंगे। मैं पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो शायद इसकी हेल्प से आप और आसानी से समझ पाए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि मेरे पास 100 एटम्स हैं, कितने मोल्स एटम्स हैं, तो आप कहोगे सर आपके पास 6.022 10⁻23 होते तो 1 मोल होता। 1 होता एटम तो 1/Na होता, 100 है तो 100/Na। ठीक है, या जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है उसमें लगाओ, नंबर है तो एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड कर दो, मास है तो मोलर मास का डिवाइड कर दो। कितना आसान है, डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर आपसे कहता हूं कि मेरे पास भाई 100 ग्राम बॉल है, एक बॉल का मास 1 बॉल 0.1 ग्राम है, बताओ कितने मोल बॉल है। तो आप कहोगे कि सर आपके पास में बॉल है 1000। ठीक है, मोल्स हो जाएगा 1000/Na, सिंपल सी बात है भाई, नंबर पता चल गया तो हमें मोल पता चल गया। तो इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ये करो।
और इस कॉन्सेप्ट को समझो, दोबारा से आप इस क्लास को देखना और कल तैयार रहना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा और आपको फटाफट आंसर देना है। मैं ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है। 17 साल हो गए मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, मुझे पता है कि कहाँ किस तरह एग्जामिनर, चाहे वो एनटीए वाले हों, यानी कि एनटीए का मतलब जेई मेन और नीट से है मेरा, और चाहे वो जेई एडवांस के लिए आईआईटी वाले हों, वो कहाँ कैसे जा सकते हैं, ठीक है। हर रास्ता देख रखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैं AIR 2 का भी मेंटर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस दौरान पिछले 17 साल में आईआईटी और नीट में टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हुए, और मैंने उनको गाइड किया है। आपको जो कंटेंट मिल रहा है, इसी कंटेंट को पढ़कर AIR 2 भी आ चुकी है, तो आप बिल्कुल फोकस होकर उसको समझिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पोजीशन अपनी बहुत जल्दी देखेंगे। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 kg, तो सबसे पहले भाई मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1008 × 10⁻31 kg दिया है। तो क्या मैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता? भाई मोल निकालने के दो ही तरीके अभी हमने सीखे हैं, या तो नंबर बता दो या मोलर मास पता हो। दोनों तरीके से दिखा दूंगा मैं इसको, दोनों तरीके से सॉल्व कर लोगे। पहला तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1/9.108 × 10⁻31। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। नंबर ऑफ मोल्स 1/9.108 × 10⁻31 इंटू Na। अब Na की वैल्यू रख लो या Na लिख लो, 6.022 10⁻23। इस तरह का ऑप्शन आपके सामने था, वो 8 करके ऊपर ऐसा दे रखा था, बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंड मेथड, जैसे आपका मन करे, खुद से आपको जैसे मन करे। ये तो देखो आज आपका लर्निंग फेज है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। हमेशा 3 फेज में पढ़ाई होती है, लर्निंग फेज, प्रैक्टिस फेज, अल्टीमेट फेज। अभी आपका लर्निंग फेज है। नेक्स्ट क्लास इसी पर बेस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस फेज होगा, फिर अल्टीमेट फेज होगा, ठीक है। तब आप हाईएस्ट लेवल पर पहुंचोगे। सेकंड मेरा है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg है, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी मोलर मास, मोलर मास का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.108 10⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये मेरा इतना kg हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या तो 1 अपॉन ये कर लो तब भी आ जाएगा, या आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई 9.108 10⁻31 इंटू 6.022 10⁻23 kg होता तो 1 मोल होता, तो 1 kg होगा तो कितना मोल होगा? 1 अपॉन 9.108 10⁻31 इंटू 6.022 10⁻23। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप जो भी जिस तरह की भी सपोर्ट हमसे चाहते हैं, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।